बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे विज्ञान के महत्वपूर्ण जो प्रश्न बैंक हैं जो हाल ही में फरवरी में ही जारी हुए हैं स्कूल परिषद द्वारा, जयपुर द्वारा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो ये देखते हैं हम पहले पार्ट के प्रश्न उत्तर। तो ये देखिए, हमारे वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं श्रीमान मदन जी दिलावर, तो अभी हाल ही में ये जारी हुए हैं। और हम देखते हैं पहला पार्ट है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। यहाँ से आप सारे पार्ट देख सकते हैं कितने नंबर के। तो अपन पहला पार्ट अभी डिस्कस करेंगे जो 6 नंबर का है। और ये पहला पार्ट, इसके ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं आपको प्रकार बताना है। प्रकार तो इसमें जैसे देखो, पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न में Pb और CuCl2 ये जुड़ रहे हैं। तो ये जो CuCl2 में से Cl2 इसके साथ विस्थापित हो रहा है। तो पहली अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। ये है विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि जो Pb है, Pb कॉपर की तुलना में ज़्यादा क्रियाशील होता है, इसलिए Pb क्या करता है, कॉपर से Cl2 को विस्थापित करके अपने साथ जोड़ लेता है। तो पहली अभिक्रिया होगी विस्थापन अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया में देखो आप, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों जुड़ रही हैं, आपस में जुड़कर एक उत्पाद बना रही है। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में 2 या 2 से ज़्यादा उत्पाद जुड़ के और नया उत्पाद बनाते हैं तो वो होती है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, तो ये आप दूसरी लिख लो, संयोजन अभिक्रिया। तीसरे में देखो, ZNO प्लस ये कार्बन, ये जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो ऑक्सीजन है वो हटकर कार्बन के साथ जुड़ जाती है, यानी इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन निकल रही है, ऑक्सीजन Zn से निकल रही है, कार्बन के साथ जुड़ रही है। तो इसको कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया के आगे हम परिभाषा पढ़ेंगे। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं। उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं। उपचयन में क्या होता है, उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ती हैं और अपचयन में ऑक्सीजन मुक्त होते हैं, ये आपको याद रखना। तो तीसरी अभिक्रिया में ZnO से ऑक्सीजन निकल रही है और कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है। तो ऑक्सीजन एक टाइम में निकल रही हैं और जुड़ भी रही हैं, यानी उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ हो रहा है, इसलिए ये अभिक्रिया है रेडॉक्स अभिक्रिया। अगला उदाहरण है CuO प्लस H2O। तो CuO प्लस H2, इसमें ऑक्सीजन CuO से निकल रही है और H2 के साथ जुड़ रही है, ये भी रेडॉक्स अभिक्रिया है। इसी में भी वही दोनों क्रियाएं साथ साथ हो रही हैं, अब अपचयन भी हो रहा है और उपचयन भी हो रहा है, तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। अगला 5वां प्रश्न देखो, CuSO4 प्लस Zn यानी जिंक। इसमें जो SO4 है वो जुड़ रहा है Zn जिंक के साथ, तो ये है विस्थापन अभिक्रिया। SO4 का विस्थापन होके जिंक के साथ जुड़ रहा है, तो ये अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें आप आगे लिख लो विस्थापन अभिक्रिया। अगला प्रश्न है CuSO4 कॉपर सल्फेट और फेरस यानी लोहा, इनकी जब रिएक्शन करवाएंगे तो लोहा क्या करता है, ये कॉपर की तुलना में ज़्यादा क्रियाशील होता है, तो ये SO4 को अपने साथ जोड़ लेता है, यानी SO4 का विस्थापन करके अपने साथ जोड़ लेता है। तो ये है विस्थापन अभिक्रिया, ये भी विस्थापन अभिक्रिया लिख लो। अगला प्रश्न है AgNO3 प्लस KCl, यानी ये है सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड। जब इनकी अभिक्रिया होती है तो AgCl बनता है, यानी Ag जो है वो Cl के साथ जुड़ती हैं और पोटेशियम जो K है वो NO3 के साथ जुड़ जाता है, यानी दो यौगिकों का विस्थापन हो रहा है, तो इसको बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो 7वां है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये आगे हम अभिक्रियाओं को विस्तार से पढ़ेंगे। इसमें द्विविस्थापन हो रहा है, दो यौगिकों का विस्थापन हो रहा है, इसलिए ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, ये है, इसको बोला जाता है बुझा हुआ चूना, प्लस H2O। जब जल जुड़ते हैं दोनों आपस में तो ये इसमें हम देख सकते हैं कि ऊष्मा इसमें से निकल रही है, ऊष्मा इसमें से मुक्त हो रही है और दोनों ये जो यौगिक क्रिया में भाग ले रहे हैं, दोनों जुड़ रहे हैं, दोनों का संयोग हो रहा है, यानी यह है संयोजन अभिक्रिया।
और अपने को ध्यान रखना है संयोजन अभिक्रिया में ज़्यादातर ऊष्मा मुक्त होती हैं, और जिस अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती हैं उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। 9वां प्रश्न देखो। 9वें प्रश्न में फेरस सल्फेट है, इसको ऊष्मा दी जाती है यानी इसको गर्म किया जाता है तो ये टूट जाता है, ये टूट जाता है Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड में, और SO2 बनता है और SO3, ये दो गैस बनती है। यानी एक यौगिक से जब दो या दो से ज़्यादा उत्पाद बनते हैं तो इसको अपन कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन, वियोजन का मतलब होता है टूटना, अलग होना। यानी एक उत्पाद टूट कर जब नए उत्पाद बनाता है 2-3, वो अभिक्रिया होती है वियोजन अभिक्रिया। अगला प्रश्न, अगला है PbNO32। PbNO32 इसको जब अपन गर्म करते हैं, इसको ऊष्मा देते हैं तो ये बन जाता है PbO और NO2 गैस और O2 गैस। तो एक उत्पाद से एक से ये ज़्यादा बन रहे, देखो अभी ये एक उत्पाद है तो इसकी एक परिभाषा होती है, जब एकल उत्पाद टूट कर अन्य उत्पाद बनाते हैं तो उसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन यानी टूटना, तो ये भी एक वियोजन अभिक्रिया है। 11वें में देखो, 11वां प्रश्न यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ ये है Na2SO4 प्लस BaCl2 है, यहाँ ये BaCl2 है यहाँ पर, तो यहाँ पे BaCl2 कर लो। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, देखो ये जो सोडियम है ये जुड़ जाता है Cl के साथ तो NaCl बन जाता है, और सल्फेट को जोड़ लेता है ये बेरिलियम। तो ये दो यौगिक विस्थापित हो रहे हैं, तो ये है द्विविस्थापन अभिक्रिया। आगे इसके बारे में डिटेल से और पढ़ेंगे अपन। यह है द्विविस्थापन अभिक्रिया। 12वां प्रश्न है PbO यानी लेड ऑक्साइड, ये कार्बन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, तो इसमें देखो ऑक्सीजन Pb से निकल रहा है, ये देखो Pb, इस यहाँ से ऑक्सीजन हट गई लेकिन ऑक्सीजन जुड़ी इसके साथ कार्बन के साथ, यानी एक ही अभिक्रिया में ऑक्सीजन एक यौगिक से निकल रही है दूसरे के साथ जुड़ रही है, यानी उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ हो रहा है, तो ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ये हो गई रेडॉक्स अभिक्रिया। अगला है Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड, इसको एल्यूमिनियम के साथ जब अपन जोड़ते हैं तो ये बनता है Al2O3 प्लस Fe। तो इसमें देखो O3 जो है, ये ओजोन का अणु O3, ये इस एल्यूमिनियम के साथ जुड़ जाता है, यानी ये है विस्थापन अभिक्रिया। तो ये होगी विस्थापन अभिक्रिया। 14वां एग्जाम्पल है MnO2 प्लस HCl। तो इसमें देखो ऑक्सीजन O2 यानी ऑक्सीजन का अणु, ये इसके साथ HCl के साथ जुड़ रहा है, यानी मैंगनीज से ऑक्सीजन, इस मैंगनीज डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रही है और HCl के साथ ऑक्सीजन इस यौगिक के साथ जुड़ रही है, यानी इस अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ हो रहा है, तो ये अभिक्रिया कहलाएगी रेडॉक्स अभिक्रिया। और लास्ट एग्जांपल है CaCO3, इसको जब ऊष्मा दी जाती है तो ये CaO और CO2 में टूट जाती है, यानी एक यौगिक जब एक या दो से ज़्यादा यौगिक का निर्माण करता है तो वो होती है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन यानी टूटना। तो ये सारे अलग अलग अभिक्रिया के एग्जाम्पल थे। आगे अपन अगले प्रश्न देखते हैं। ये ऑब्जेक्टिव वाले हैं, आगे इनका उत्तर भी दिया हुआ है वैसे। जैसे पहला प्रश्न देखो, जब O2 की उपस्थिति में यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो MgO में होने वाला परिवर्तन क्या कहला रहा है। तो इसमें अपने को पता है कि Mg मैग्नीशियम है, इसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ रही है, और जब ऑक्सीजन जुड़ती है तो वो अभिक्रिया होती है ऑक्सीकरण। अपचयन नहीं होता, अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, तो ये अभिक्रिया होगी ऑक्सीकरण। अगला प्रश्न है PbSO4 लेड सल्फेट का PbS में परिवर्तन क्या कहलाता है। PbS में परिवर्तन, तो इसमें अपन देख सकते हैं ये ऑक्सीजन के जो अणु है वो निकल रहे हैं,
केवल PbS बचता है, और जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन निकलती हैं वो अभिक्रिया कहलाती है अपचयन। यानी इसमें PbSO4 का अपचयन हो रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन निकल रही है, तो ऑक्सीजन जब निकलती है तो उसका अपचयन कहलाता है वो अभिक्रिया अपचयन, और जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ती हैं वो कहलाती है उपचयन। उपचयन। तीसरा प्रश्न देखो, तीसरा प्रश्न है, ये आपके सामने की रिएक्शन है। इसमें अपने को असत्य कथन यानी जो गलत कथन है वो बताना कौन कौन से। तो इसमें हम देख सकते हैं कि लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रही है, देखो ऑक्सीजन निकल गई इसमें से, तो लेड ऑक्साइड का तो हो रहा है यहाँ पे अपचयन। तो देखो ये चौथा ऑप्शन है ना, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रही है, ये तो सही उत्तर है। और दूसरा, कार्बन के साथ ऑक्सीजन देखो जुड़ रही है, तो जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है वो होता है उपचयित। तो यहाँ देखो ये लिखा है, ये ऑप्शन कार्बन उपचयित हो रही है, यानी ये तो दोनों सही है, लेकिन अपने को असत्य कथन छांटना है, तो इसमें ए और बी दोनों असत्य हैं, यानी इसका सही उत्तर होगा ये पहला, ए और बी ये दोनों कथन गलत हैं, सी और डी सही है, क्योंकि कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है तो ये उपचयित हो रहा है, और लेड ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन निकल रही है तो ये अपचयित हो रहा है। अगला प्रश्न, श्वसन एक अभिक्रिया है, तो ये आपको याद रखना है, श्वसन ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपीय यानी जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा रिलीज होती है, ऊष्मा निकलती है, वह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपीय होती है। तो श्वसन जो हम श्वास लेते हैं वो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कौन सी है? ऊष्मा शोषी, तो एक चीज़ अपने को ध्यान रखनी है, जिस अभिक्रिया में जल बनता है, तो देखो इसमें जल बन रहा है, इसमें भी जल बन रहा है, जिस अभिक्रिया में जल बनता है वो होती है ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा वहाँ से रिलीज होती है। तो पीछे दो ऑप्शन बचे, पहला और दूसरा। दूसरा ऑप्शन जो है ये नाइट्रोजन गैस, और जब ऑक्सीजन गैस की ये रिएक्शन अपन करवाएंगे तो इन दोनों को जोड़ने के लिए अपने को ऊष्मा की ज़रूरत रहेगी, यानी इनको ऊष्मा देंगे तो ऊष्मा सोख लेंगे, यानी ऊष्मा का शोषण कर लेंगे, तो ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। तो सही ऑप्शन होगा N2, यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलेगी, तो ये दूसरा ऑप्शन इसमें सही है, ये है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अगला प्रश्न है, फेरस सल्फेट को जब अपन गर्म करेंगे तो गर्म करने पर होने वाली अपघटनीय वियोजन अभिक्रिया है। तो इसका सही उत्तर होगा, जब गर्म करेंगे तो आपको पता है गर्म करने पे उसको ऊष्मा दी जाती है और वह फेरस सल्फेट टूट जाता है, तो इसमें वियोजन होता है, टूटने पर आपको पता है वियोजन अभिक्रिया होती है। इसमें प्रकाश का कोई रोल नहीं है, और ये ना ही विद्युत अपघटन, ना ही उसको अपन विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। सही ऑप्शन होगा ये ऊष्मीय वियोजन होता है, क्योंकि देखो अपन उसको गर्म कर रहे हैं और गर्म करने पर वह टूटता है, यानी उसका वियोजन होता है, तो ये ऊष्मीय वियोजन होगा। अगला प्रश्न है, अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से लवण व जल बनता है। ये हम पीछे पढ़ भी चुके हैं, अम्ल क्षार वाला, लवण व जल बनता है और ऊष्मा मुक्त होती है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये ध्यान रखना, अम्ल और क्षार की जो अभिक्रिया होती है वो ना तो संयोजन होती है और ना ही वियोजन होती है, वो एक उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। उदासीनीकरण, क्योंकि उस अभिक्रिया में ना तो अम्ल के गुण फिर खत्म हो जाते हैं और क्षार के गुण भी खत्म हो जाते हैं, तो दोनों एकदम बराबर हो जाते हैं दोनों के गुण, तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। तो आपको याद रखना हमेशा, अम्ल और क्षार की जो अभिक्रिया होती है वो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न है, सोडियम और जब ऑक्सीजन गैस की रिएक्शन होती है तो ये बनता है Na2O। ये अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये आप बताओ, इसमें ऑक्सीजन सोडियम के साथ जुड़ रही है, और जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ती हैं वो अभिक्रिया कहलाती है उपचयन। तो 8वें का सही उत्तर होगा 1 नंबर उपचयन। अगला प्रश्न, इन रासायनिक अभिक्रियाओं को करना है अपने को संतुलित, ठीक है। तो थोड़ा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। ये जैसे पहला प्रश्न है, इसमें संतुलित करना है रासायनिक अभिक्रियाओं को, तो आपने एक विधि पढ़ी होगी, हिट एंड रन विधि। हिट एंड रन विधि, हिट एंड रन विधि से अपन संतुलित करेंगे। तो पहला प्रश्न देखो, Fe + H2O
और बराबर बन रहा है Fe3O4 प्लस H2। अब अपन दोनों तरफ देखेंगे, जैसे यहाँ देखो ये Fe यानी फेरस यानी आयरन है, यहाँ एक ही है और यहाँ Fe3 है, तो यहाँ लगा हुआ 3, तो लोहा हो गया दोनों तरफ संतुलित Fe। अब हाइड्रोजन देखो, इस तरफ हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, इस तरफ भी हाइड्रोजन 2 हैं। ऑक्सीजन देख लीजिए, इस तरफ ऑक्सीजन के 4 हो गए भाग और इधर ऑक्सीजन 1 है, तो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए अपने को यहाँ लगाना पड़ेगा 4। तो जैसे ऑक्सीजन 4 होगी लेकिन हाइड्रोजन 4 दूनी हो जाएगा 8, हाइड्रोजन बैलेंस फिर गड़बड़ हो जाएगा, तो हाइड्रोजन को 8 करना है इधर, तो इस तरफ भी अपन कर देंगे 4, तो हाइड्रोजन हो जाएगा 4 दूनी 8। तो इसमें संतुलित करने के लिए अपने को बस ये लगाना, मैं वापस लिख देता हूँ, यहाँ 3 और 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, इधर हो जाएगा 4 दूनी 8, ऑक्सीजन भी 4 हो गई, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है। अगला प्रश्न है, इसमें संतुलित करना है अपने को, तो MnO2 प्लस HCl। इसमें देखो मैंगनीज का यहाँ पे 1 अणु, इधर भी 1 है। अब अपन देखते हैं क्लोरीन का यहाँ पर 1 है लेकिन यहाँ पे Cl2 है, तो क्लोरीन को हो गए 2। तो क्लोरीन को बराबर करने के लिए एक बार अपन यहाँ लगा देते हैं 2। अब क्लोरीन तो बराबर हो गई। अब अपन बात कर रहे हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के यहाँ अणु हैं 2 और यहाँ पे हैं 2। अब क्लोरीन, अच्छा क्लोरीन इधर ये 2 और हैं, देखो क्लोरीन 2 2 4 हो गया, ये क्लोरीन के 2 अणु, ये 2 हो गए 4, तो क्लोरीन इधर 4 करना पड़ेगा अपने को। तो इधर अपन कर देते हैं क्लोरीन 4 करनी, तो यहाँ आगे लगा देते हैं 4, तो क्लोरीन 4 होते ये हाइड्रोजन हो जाएंगे, ये भी 4, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन है 2, तो इसके आगे लगा दो 2, तो हाइड्रोजन हो जाएंगे 4, ऑक्सीजन हो जाएंगे आगे 2 लगा हुआ है, तो ये ऑक्सीजन है यहाँ पे 2 और इधर भी ऑक्सीजन है ये 2, तो अब ये अभिक्रिया हो गई संतुलित। अगला एग्जाम्पल है H2S प्लस O2, और इसमें अपन पहले हाइड्रोजन देख लेते हैं, तो यहाँ पे H2 है और यहाँ भी H2 यानी हाइड्रोजन के 2 अणु। अब देख लेते हैं ऑक्सीजन के यहाँ पे हैं 2 और यहाँ पे हैं 2, तो ये हो गए 1, ये इधर है ऑक्सीजन 3, तो ऑक्सीजन को बराबर करना है। तो ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ लगा देते हैं 3 कर दो, 3 दूनी 6, यहाँ कर दो 2, तो ऑक्सीजन हो गई ज़्यादा हो गई, ऐसा करो यहाँ लगाओ 2, यहाँ 2, तो यहाँ ऑक्सीजन हो गई, ये ऑक्सीजन 2 और ये 2 हो गई 4, तो यहाँ 2 लगाते हैं, तो ऑक्सीजन हो जाएगी 2 दूनी 4, ऑक्सीजन बराबर। अब हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन हो गई 2 दूनी 4 हो गई, तो हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए अपन यहाँ लगा देते हैं 2, ताकि ये भी 2 दूनी 4 हो जाए। और S देख लो, सल्फर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1, तो ये हो गया संतुलित। अगले समीकरण में आप देखो, अपन पहले लोहे को देख लेते हैं, Fe यहाँ पे हैं 2 इस तरफ और यहाँ है Fe1, तो Fe को बराबर करने के लिए इधर लगा देते हैं 2, तो Fe तो हो गया बराबर। अब बात करते हैं एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम के यहाँ पे 1 है और यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 है, तो 2 इधर हो गए अणु, तो यहाँ लगा दो आप 2, तो एल्यूमिनियम हो गए दोनों तरफ बराबर। अब अपन बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है और इस तरफ है ऑक्सीजन 3, तो ऑक्सीजन हो गई बराबर, तो ये समीकरण हो गया संतुलित। अब अगला समीकरण देखते हैं, ये है 5वां, CaOH2 प्लस CO2 बराबर बन रहा है CaCO3 प्लस H2O। तो इसमें अपन कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम के इधर 1 अणु है, इस तरफ भी 1 है। OH ऑक्सीजन देख लो, ऑक्सीजन यहाँ पे ये हैं 2 और ये 2 4, इस तरफ है ऑक्सीजन के 3 और 1 4, ऑक्सीजन बराबर है। कार्बन देख लो, कार्बन यहाँ है 1 इस तरफ और इस तरफ भी कार्बन है 1, तो कार्बन भी दोनों तरफ बराबर हैं। और हाइड्रोजन देख लो, हाइड्रोजन इधर हैं 2
हाइड्रोजन 2 हैं और इस तरफ भी हाइड्रोजन 2 हैं। तो ये रासायनिक अभिक्रिया एकदम संतुलित है, इसमें कहीं कुछ नहीं लगाना है। अगला प्रश्न है ZnCO3 जिंक कार्बोनेट, इससे बन रही है ZnO और CO2। तो इसमें अपन देख लेते हैं जिंक 1 है, इस तरफ भी 1 है। फिर कार्बन के देखें तो कार्बन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी कार्बन 1 है। ऑक्सीजन देख लेते हैं, यहाँ पे है 3 और इधर है ऑक्सीजन के 2 अणु और एक ये रहा 3। तो इसमें भी सब चीज़ें आपस में बराबर हैं, तो ये समीकरण भी संतुलित है। अगला देख लो, एल्यूमिनियम है और इधर है CuCl2। तो पहले एल्यूमिनियम देख लें, इस तरफ 1 है, इस तरफ एल्यूमिनियम 1। क्लोरीन देख लो, इस तरफ क्लोरीन 2 है लेकिन इधर क्लोरीन Cl3 है। तो क्लोरीन को बराबर करना है इधर, तो आप ऐसा करो, क्लोरीन यहाँ कर दो 2। तो जैसे यहाँ 2 करेंगे क्लोरीन 3 दूनी हो जाएगा 6। यहाँ क्लोरीन 2 है तो आगे लगा दो 3, क्लोरीन हो जाएगा 3 दूनी 6। लेकिन कॉपर भी फिर यहाँ 3 हो जाएगा, लेकिन इधर कॉपर 1 ही है Cu, तो Cu के आगे 3 लगा दो तो ये हो जाएगा संतुलित। तो इसको ये कैसा होगा संतुलित, इसमें आप लिख लो देखो, यहाँ करना 3, यहाँ करना 2, यहाँ कर दो 3, ये संतुलित है। अब अगला प्रश्न ये देखो, AgNO3 प्लस NaCl, ये बन रहा है NaNO3 और AgCl। पहले Ag की बात कर लें, Ag यहाँ पे 1 है, इस तरफ Ag 1 है, Na सोडियम 1, इस तरफ भी 1, Cl इस तरफ 1 है, इस तरफ भी क्लोरीन 1 है, यहाँ NO3, यहाँ भी NO3। तो इसमें भी कुछ नहीं करना, ये रासायनिक अभिक्रिया भी एकदम संतुलित है। 9वां प्रश्न देखो, NaOH प्लस H2SO4, जिसे बन रहा है Na2, ये X नहीं है, ये यहाँ पे गलत है, AgNO3 NaOH, ये NaS है यहाँ पे इसको SO4 करो, यहाँ पे ये होगा S। अब देखो संतुलित करो, इसमें Na सोडियम का 1 है, इसमें Na2 है, तो यहाँ 2 लगाओ। अब ऑक्सीजन को जोड़ लो, तो ऑक्सीजन यहाँ पे है ये 2 और ये 4 6, इस तरफ है 4 और एक ये 5। तो ऑक्सीजन बराबर नहीं है, तो आप ऐसा करो, ऑक्सीजन यहाँ लगा दो 2, तो ऑक्सीजन यहाँ हो जाएगी 2 और 4 6, इस तरफ है 4 और ये हैं 2, ऑक्सीजन होगी बराबर। अब हाइड्रोजन की बात करो, तो हाइड्रोजन यहाँ है इस तरफ 2 दूनी 4, इस तरफ हाइड्रोजन है ये 2 और ये 2 4 बराबर है। तो ये समीकरण हो गया संतुलित। तो इसमें एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ कैसे कैसे होगा, ये इसको आप ऐसे कर लेना, इसमें यहाँ 2 लगा दो, सोडियम हो गया संतुलित, और यहाँ लगा दो 2, बस ये विक्रिया हो गई संतुलित। अब 10वां प्रश्न है, 10वें में 10वें को देखो, नाइट्रोजन के 2 यहाँ 1 ही हैं, तो यहाँ 2 लगाओ, तो नाइट्रोजन के 2 हो गए बराबर, लेकिन हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 हैं, यहाँ इधर हो गए 3 और ये 2 आगे वाला 3 दूनी 6, तो हाइड्रोजन के 6 हो रहे हैं, तो हाइड्रोजन के 6 हो रहे हैं, तो यहाँ लगा दो 3, ताकि 3 दूनी यहाँ भी हाइड्रोजन के 6 हो जाए, तो ये हो गया संतुलित। अगला प्रश्न है Mg प्लस HCl, तो इसमें देखो मैग्नीशियम का 1, इधर भी मैग्नीशियम 1, फिर Cl की बात कर लो, तो Cl यहाँ पे 1 है लेकिन यहाँ पे Cl2 है, तो 2 है, तो इसको बराबर करने के लिए यहाँ लगाओ 2, तो Cl क्लोरीन तो बराबर हो गया। अब हाइड्रोजन की बात कर लो, तो हाइड्रोजन यहाँ पे है 2 और इस तरफ ये हाइड्रोजन है 2, तो कुछ नहीं लगाना, बस ये हो गया संतुलित। अगला है, इसमें देखो Fe, इस तरफ 1 है, इस तरफ भी 1, फिर क्लोरीन की बात कर लो, क्लोरीन यहाँ पे 1 है लेकिन यहाँ पे क्लोरीन के 3 अणु हैं, तो यहाँ लगा दो आप 3, यहाँ 3 लगाते क्लोरीन बराबर। अब हाइड्रोजन की बात करो, तो हाइड्रोजन यहाँ पे है 3 लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन है 2, तो इसको संतुलित कैसे करेंगे, तो हाइड्रोजन को संतुलित करो, तो इसमें अपन ऐसा करते हैं,
यहाँ लगा देते हैं 3, यहाँ पे 3 लगाएंगे तो हाइड्रोजन हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 3 3 में 2 लगा दें, 2 दूनी 4, लेकिन 4 लगाते ही फिर हाइड्रोजन इस तरफ भी 4 लगाना पड़ेगा, इस तरफ हाइड्रोजन 4, लेकिन क्लोरीन भी 4 हो जाएंगे, यहाँ क्लोरीन है 3, तो ऐसा करते हैं यहाँ अपन लगा देते हैं 3 3, यहाँ करते हैं हाइड्रोजन के 6 हो जाएंगे, इधर हाइड्रोजन 1 है तो यहाँ लगा दो 6, यहाँ हाइड्रोजन के 6, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन के भी 6 हो जाएंगे अणु, तो यहाँ क्लोरीन के हैं 3, इसको 6 करना तो आगे लगा दो 2, तो अब देखो यहाँ पे 2 लगा दो, तो यहाँ पे अब क्लोरीन के हो जाएंगे 3 दूनी 6, लेकिन 2 ये लोहे के भी हो जाएंगे, तो Fe के भी 2 अणु हो जाएंगे, लेकिन यहाँ Fe का 1 है तो यहाँ पे लगा दो इधर 2, तो अब ये अभिक्रिया संतुलित है। लास्ट है, तो इसमें पोटेशियम का 1, यहाँ भी 1 है, फिर हाइड्रोजन को देख लो, यहाँ पे 2 अणु हैं हाइड्रोजन के, और उस तरफ हैं 2 और 1 3 है, ऑक्सीजन का 1 है, इधर 1 है, तो हाइड्रोजन को बराबर करना है तो अपन क्या करते हैं, इधर लगा देते हैं एक बार 2, यहाँ एक बार 2 लगा के देखो तो हाइड्रोजन को हो जाएंगे 2 दूनी 4, यहाँ पे हाइड्रोजन है 2 और 1 3 है, तो अपन ऐसा करते हैं यहाँ लगा दो आप 2, जैसे यहाँ 2 लगाएंगे तो हाइड्रोजन को हो जाएंगे ये 2 इस तरफ, और ये 2 और 2 हाइड्रोजन के होंगे 4, इधर हाइड्रोजन हो गए 4, इधर भी हाइड्रोजन हो गए 4, ऑक्सीजन के इधर देखो, ऑक्सीजन के आगे ये 2 हैं तो ऑक्सीजन के हो गए 2, और इधर भी ऑक्सीजन के ये हो गए 2, लेकिन यहाँ पोटेशियम के भी 2 हैं, यहाँ पोटेशियम का 1 है तो पोटेशियम के आगे लगा दो 2, तो ये समीकरण हो गए संतुलित। नोट कर लो। अब अपन देखते हैं आगे कौन से प्रश्न है। आगे ये प्रश्न आ गए अति लघु उत्तरात्मक। जैसे पहला प्रश्न है दूसरा, विस्थापन अभिक्रिया को एक उदाहरण सहित समझाइए। तो ये मैं दूसरी स्लाइड में ले लेता हूँ, सबकी परिभाषा लिख लेंगे और एक एक उदाहरण लिखते चलेंगे। दूसरा प्रश्न है विस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें आप लिखो विस्थापन अभिक्रिया। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप वीडियो को रोक के या स्क्रीनशॉट लेके जैसे भी आप नोट कर लेना बराबर। विस्थापन अभिक्रिया, तो इसमें लिखना है किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब एक, लिखो किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब एक अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे तत्व के यौगिक को विस्थापित कर अपने साथ जोड़ लेता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये नोट कर लो विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा। अब इसका एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं। जैसे Fe और CuSO4 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। यानी Fe है लोहा और CuSO4 है कॉपर सल्फेट। जब इनकी अभिक्रिया अपन करवाते हैं, ये लिख लो, ये है S4 यानी सॉलिड स्टेट, यानी ये ठोस है, ये ठोस अवस्था में, ये है लोहा आयरन और ये कॉपर सल्फेट, इसका नाम है कॉपर सल्फेट। तो जब अपन इनकी अभिक्रिया करवाते तो Fe यानी आयरन और लोहे में, आयरन लोहा और कॉपर में जब इनकी तुलना करेंगे, ये है Fe यानी लोहा फेरस और कॉपर की तुलना करेंगे तो इनमें लोहा ज़्यादा क्रियाशील है। हमने परिभाषा में लिखा कि एक अधिक क्रियाशील जो तत्व हैं दूसरे तत्व के यौगिक को विस्थापित कर अपने साथ जोड़ लेता। तो ये जो लोहा है ना, कॉपर से ज़्यादा
क्रियाशील है। तो ये कॉपर के साथ जो यौगिक जुड़ा हुआ है ना SO4, इसको यहाँ से विस्थापित करके अपने साथ जोड़ लेता है ये लोहा। तो इसकी जो रिएक्शन आगे बनेगी वो इस प्रकार बनेगी, FeSO4 ये, और पीछे कॉपर रह जाएगा अकेला। तो ये बन जाएगा फेरस सल्फेट, ये बन जाएगा फेरस सल्फेट बन जाएगा। तो ये अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें एक क्रियाशील तत्व दूसरे के यौगिक को अपने साथ जोड़ लेता है, वो है विस्थापन अभिक्रिया। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, जब लोहे की कील को, तीसरा प्रश्न है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का नीला रंग मलिन पड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? विलयन का नीला रंग मलिन पड़ जाता है, तो इसका अपन कारण देखते हैं। ये प्रश्न है, लोहे की कील यानी लोहा यानी Fe, कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 के विलयन में, ये एक विलयन है और ये लोहा होता है ठोस, लोहे का चूर्ण। जब इसमें डालते हैं विलयन में तो विलयन का रंग नीला मलिन क्यों हो जाता है? तो ये अपन एक रिएक्शन से समझ लेते हैं। अभी वैसे हमने एग्जाम्पल लिया था, तो तीसरे प्रश्न में लिखो एक वही रिएक्शन कि ये मान लो लोहे की कील है, इसको अपन डालते हैं कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 के विलयन में। तो इसमें ये लिखो, ये चीज़ तो है ठोस, लोहे का चूर्ण है, और ये कॉपर सल्फेट है, ये है लिक्विड अवस्था में, यानी ये है द्रव। तो ये विलयन है कॉपर सल्फेट। इसमें जब अपन लोहे की कील डालेंगे, लोहे की, तो क्या बनेगा? तो आपने अभी पढ़ा था कि जो लोहा है कॉपर की तुलना में ज़्यादा क्रियाशील होता है, तो ये कॉपर के साथ जो सल्फेट जुड़ा हुआ लोहा अपने साथ जोड़ लेगा, यानी अभी हमने पढ़ा ना विस्थापन अभिक्रिया, तो ये विस्थापित कर देता है, यानी आगे जो उत्पाद बनेगा वो बनेगा FeSO4 यानी फेरस सल्फेट, और पीछे कॉपर रह जाएगा अकेला, यानी ये बन जाता है फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट बन जाता है। तो इसमें आप लिख देना कि यहाँ जो Fe है यानी फेरस जो लोहा है, ये कॉपर की तुलना में ज़्यादा क्रियाशील हैं, जो कॉपर से सल्फेट विलयन को या सल्फेट यौगिक को हटाकर अपने साथ जोड़ लेता है, जिससे क्या होता है, ये जो विलयन है कॉपर सल्फेट वाला, ये विलयन मलिन पड़ जाता है, क्योंकि इस विलयन से जो SO4 सल्फेट का यौगिक है ना वो हट जाता है, और वो यौगिक लोहा अपने साथ जोड़ लेता है, तो ये FeSO4 बन जाता है। तो इसलिए ये जो विलयन है उसका रंग मलिन पड़ जाता है, यानी ये विस्थापन अभिक्रिया का ही एक तरह से सवाल पूछा गया है। अगला प्रश्न अपन देखते हैं, चौथे प्रश्न लिखा है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया को एक उदाहरण सहित समझाओ। तो चौथा प्रश्न है द्विविस्थापन। तो द्विविस्थापन में थोड़ा सा लिख लो आप, द्विविस्थापन। वैसे नाम से अभी हमने पढ़ा विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें एक क्रियाशील होता है वो दूसरे से किसी यौगिक को अपने साथ जोड़ लेता है, वो विस्थापन है। द्विविस्थापन में क्या होगा, दो जो होंगे ना अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, दोनों आपस में एक दूसरे के यौगिकों को चेंज कर लेता है। यानी पहले अपन इसका परिभाषा लिख लेते हैं। तो लिख लो ऐसी रासायनिक परिभाषा लिखो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया साथ साथ लिख लो आप, जिनमें अभिकारक मतलब जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिकारक कोष्टक लिख लो, अभिकारक यानी भाग लेने वाले पदार्थ। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारक या अभिकारकों को लिख दो, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। आयन पता है दो ही होते हैं, एक तो ऋणायन और एक धनायन, ऋणायन और धनायन। तो ऐसी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, लिख लो आगे, वो अभिक्रियाएं
द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। वो अभिक्रियाएं द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब आयनों का आदान प्रदान कैसा होता है वो अपन एक अभिक्रिया के माध्यम से, एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। और इसमें एक नाम और लिख लेना कि इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इस अभिक्रिया में एक अवक्षेप बनता है। अवक्षेप यानी ऐसा पदार्थ बनता है जो उसमें घुलता नहीं है, नीचे जम जाता है, कचरे की तरह अवक्षेप बन जाता है। तो अपन अभी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया का। तो एक आप एग्जाम्पल लिख लो द्विविस्थापन अभिक्रिया का। आप लिखो, हमने अभी आगे पढ़ा भी था रासायनिक अभिक्रिया वाले में, संतुलित करने वाले में, Na2SO4 प्लस BaCl2, ये अभिक्रिया हमने पढ़ी थी। इसमें क्या होता है, इसमें एक तो बनता है NaCl प्लस बनता है बेरियम सल्फेट यानी BaSO4। तो इसमें ध्यान से अगर आप देखो तो देखो Na यानी जो सोडियम है ना, ये क्लोरीन के साथ जुड़ जाता है ये, और ये सल्फेट वाला यौगिक ये बेरिलियम के साथ मिलता है। अब इसमें एक चीज़ आप ध्यान करना, क्योंकि सोडियम आपको पता है सोडियम होता है धनायन, ये ऊपर चिन्ह लिख लेना आप, और क्लोरीन होता है ऋणायन। तो देखो आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, क्योंकि सोडियम बेरिलियम क्लोराइड वाले क्लोरीन है ना, क्लोरीन को अपने साथ ले लेता है, ये क्लोरीन ऋणायन है। और इधर ये सल्फेट जो है SO4 वाला ये होता है ऋणायन, और बेरिलियम होता है धनायन। तो ये देखो सोडियम क्लोरीन आपस मिल गए, और इधर ये सल्फेट और बेरिलियम ये मिलके ये आपस में एक अवक्षेप बना लेते हैं। तो इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, इसको द्विविस्थापन भी कहा जाता है, क्योंकि पहले सल्फेट का विस्थापन हो गया बेरिलियम के साथ और इस क्लोरीन का हो गया सोडियम के साथ। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। तो ये एग्जाम्पल आप नोट कर लो, एक बार फिर से समझ लो। ये एग्जाम्पल देखो, ये है Na2SO4 प्लस BaCl2। इसमें क्या होता है, सोडियम होता है धनायन, सल्फेट होता है ऋणायन, बेरिलियम धनायन और ये क्लोरीन वाला ऋणायन। तो ये प्लस वाला ये इस माइनस के साथ जुड़ जाएगा, और ये माइनस वाला इस प्लस के साथ जुड़ जाएगा, यानी इनमें आयनों का आदान प्रदान हो रहा है आपस में, इसलिए ये अभिक्रिया कहलाती है द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन। और इसको एक नाम हमने और भी दिया था अवक्षेपण अभिक्रिया। इसको अवक्षेपण अभिक्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि इस अभिक्रिया में एक अवक्षेप बनता है। इसमें अवक्षेप ये है BaSO4 जो है ये एक अवक्षेप है, ये अविलय यानी नहीं घुलने वाला एक अवक्षेप हमें प्राप्त होता है। चलो अब अपन देखते हैं अगला प्रश्न। 5वां प्रश्न है, विकृत गंधिता को उदाहरण सहित समझाओ। विकृत गंधिता क्या है? तो 5वें प्रश्न को नोट कर लो, विकृत गंधिता क्या होता है। तो आप लिख लो विकृत गंधिता, जिसकी अपन परिभाषा लिख लेते हैं और एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। विकृत गंधिता, विकृत का मतलब होता है खराब, कुरूप, और गंधिता मतलब सुगंध, स्मेल। तो इसमें आप परिभाषा लिख लो कि वसा युक्त या तेल या खाद्य सामग्री, लिख लो ऐसी वसायुक्त, वसायुक्त मतलब जिसमें चिकनाई होती है, ऐसी वसायुक्त, या कोष्टक में लिख लो तेलीय, ऐसी वसायुक्त या तेलीय खाद्य सामग्री, तेलीय खाद्य सामग्री जिनको बनाने में तेल का यूज़ होता है, तेल में फ्राई होती हैं। तो ऐसी खाद्य सामग्री वो क्या होती हैं, ऐसी वसायुक्त खाद्य सामग्री जो क्या होती हैं उपचयित होकर, जो उपचयित होने पर, उपचयित का मतलब ऑक्सीजन जुड़ती है, उपचयन यानी ऑक्सीजन का जुड़ना। तो उपचयित होने पर उनमें स्वाद
परिवर्तन हो जाता है, उनका स्वाद चेंज होता है, उनमें अलग से स्मेल आने जाती है, उनमें स्वाद परिवर्तन हो जाता है। और यही जो प्रक्रिया है ये कहलाती हैं विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, ये प्रक्रिया विकृत गंधिता कहलाती है। यानी इसमें क्या होता है, तेल या सामग्री होती है कोई, और वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाती है तो वो उपचयित होकर उसका स्वाद चेंज होता था, वो खराब हो जाती है। यही प्रक्रिया कहलाती है विकृत गंधिता। उपचयन का मतलब हमने पढ़ा ऑक्सीजन जुड़ती है, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, अगर मान लो जैसे अचार है, तो अचार क्या होता है, तेल ही है। अचार को अपन खुला नहीं छोड़ते, खुला छोड़ते हैं तो क्या होता है, वो वायु की नमी से खराब हो जाता है या ऑक्सीजन उसमें मिलके उसका उपचयन हो जाता है, तो उसका स्वाद चेंज हो जाता है, उसकी खुशबू चेंज हो जाती है पूरा। तो इसमें अपन जो जो इलाज करते हैं अपन उपचार, वो आप नोट कर लो। एक तो अपन क्या करते हैं कि अपन उपचयन यानी ऑक्सीजन का जुड़ना, उपचयन रोकने हेतु। वैसे प्रश्न परिभाषा यहाँ तक लिखनी है अपने को, विकृत गंधिता। अगर प्रश्न आ जाए विकृत गंधिता को अपन कैसे रोकते हैं, उसका कैसे उपचार करते हैं, तो लिख दो उपचयन रोकने हेतु हम क्या करेंगे, हम उपचयन रोकने हेतु प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ, यानी ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीकरण को रोकते हैं, प्रतिऑक्सीकारक कहते हैं, प्रतिऑक्सीकारक। तो प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिक्स करते हैं, पदार्थ मिलाते हैं। तो हम ऐसे पदार्थ मिला देंगे जो उस अचार या जो भी तेल या सामग्री है उसमें उपचयन की प्रक्रिया को रोक देता है, यानी ऑक्सीजन उसमें उससे क्रिया नहीं करने देता है ऑक्सीजन को। तो उससे भी ये तेल या सामग्रियाँ जो लंबे समय तक चलती हैं। या और अपन क्या इलाज करते हैं, अपन अचार वगैरह को वायुरोधी बर्तन में रखते हैं, वायुरोधी बर्तनों में रखते हैं, जिससे क्या होती है ऑक्सीजन जुड़े नहीं और उसका उपचयन नहीं हो। उपचयन नहीं होने पे वो खराब नहीं होगी, ज़्यादा लंबे समय तक चलेगी। यानी इससे उपचयन की गति धीमी हो जाती है इन दोनों कारणों से। अगर वायुरोधी बर्तनों में रखेंगे तो उपचयन की गति धीमी हो जाती है, जिससे वो अचार है या कोई तेल या सामग्री लंबे समय तक चलेगी। जैसे इसका एक एग्जाम्पल आप देखते हैं, चिप्स की जो थैली होती है हम देखते हैं, उसमें चिप्स कम होती है लेकिन वो भरी हुई होती है, क्योंकि उसमें गैस भर देते हैं अपन। चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरते हैं, नाइट्रोजन गैस। ये इसका एग्जाम्पल है कि चिप्स की थैलियों में अपन नाइट्रोजन गैस भरते हैं। क्यों भरते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन को हटाया जाता है थैली में से, ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्योंकि अगर ऑक्सीजन गैस उसमें रहेगी तो वो चिप्स ऑक्सीजन गैस से क्रिया करके क्या हो जाएंगे, उस चिप्स का उपचयन हो जाएगा। यानी चिप्स में ऑक्सीजन जुड़ जाएगी और उपचयन होगा तो उसमें विकृत गंधिता आ जाएगी। विकृत गंधिता आएगी तो चिप्स का स्वाद है वो पूरा खराब हो जाएगा। तो चिप्स में से ऑक्सीजन को हटाकर वहाँ नाइट्रोजन यानी N2 गैस हम भर देते हैं, जिससे चिप्स लंबे समय तक खराब नहीं हो। और नाइट्रोजन ही क्यों डालते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, कम सक्रिय गैस है। यानी सक्रिय कम है, ये क्रिया वगैरह कम करती हैं आपस में, तो कम सक्रिय गैस नाइट्रोजन डालते हैं, इसलिए चिप्स की थैली अपने को फूली हुई लगती है। अगला प्रश्न है रेडॉक्स अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो इसमें लिखो रेडॉक्स अभिक्रिया वाले में, तो इसमें लिखो रेडॉक्स अभिक्रिया में लिखो, साथ लिख लो आप, ऐसी अभिक्रिया जिनमें उपचयन व अपचयन यानी ये आगे समझा दो, एक बार लिख लो आप, उपचयन व अपचयन दोनों साथ साथ हो वह अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया
कहलाती हैं। अब आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि उपचयन कब होता है और अपचयन कब होता है। मैं एक आपको अलग अलग समझा देता हूँ, उपचयन और अपचयन। वैसे सवाल यहीं तक हैं, इसमें बस एक एग्जाम्पल लिखना है, ऐड करना है, वो मैं आगे बता दूंगा। पहले आप इनमें अंतर देख लो, उपचयन और अपचयन। देखो उपचयन में हमेशा उपचयन कब होता है, जब ऑक्सीजन जुड़ती है। ऑक्सीजन जुड़ती हैं तो उसको कहते हैं उपचयन। और जिस अभिकार के साथ ऑक्सीजन जहाँ से निकलती हैं उसको कहते हैं, यानी ऑक्सीजन का ह्रास होता है, उसे कहेंगे अपचयन। यानी ऑक्सीजन जुड़ना और तो इसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, या ऑक्सीजन ह्रास लिख दो या कमी लिख दो। अब इसमें कंफ्यूज रहते हैं कई बार अपन कि अपचयन और उपचयन दोनों नाम याद रह जाते हैं, लेकिन ऑक्सीजन जुड़ती किस में है, घटती किस में। तो इसमें मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। जो ये है अपचयन यानी अप, तो एक आपको नाम याद रखना है अपसेट। अपसेट, अपसेट का मतलब क्या होता है, इंग्लिश का शब्द, इसको कहते हैं अपन हिंदी में अपसेट यानी उदास। अपसेट यानी उदास। तो ये अप से आपको नाम याद रखना है अपसेट। अप से क्या याद रखना है, अपसेट याद रखना है। और आपको पता है अपन श्वास के रूप में कौन सी गैस लेते हैं, तो श्वास के लिए हमारी जो प्राणवायु है वो है ऑक्सीजन। अब जब अपन हमारे शरीर से मान लो ऑक्सीजन की कमी होगी, ह्रास होगी, यानी हमारे शरीर से ऑक्सीजन निकलेगी, तो क्या होगा, ऑक्सीजन हमारे शरीर से अगर मान लो कमी हो जाएगी, निकलेगी, तो अपने को श्वास लेने में मुश्किल हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, और हम क्या हो जाएंगे, अपसेट हो जाएंगे। तो अपसेट से आपको याद रखना है, अपचयन में ऑक्सीजन निकलती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, और जब ऑक्सीजन की हमारे शरीर में कमी होती है तो सांस लेने में दिक्कत हो जाती है और हम क्या हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं। तो अपसेट याद रखना है, अपसेट अपसेट, अपसेट से अपचयन। तो अपचयन में ऑक्सीजन निकलती हैं तो अपचयन अपसेट, अपचयन अपसेट, ठीक है। अपचयन में ऑक्सीजन निकलती हैं और उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ती हैं, बस ये फर्क है। अब एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं अपन रेडॉक्स अभिक्रिया का, जिसमें दोनों साथ साथ होंगे, उपचयन भी होगा और अपचयन भी होगा। तो एक एग्जाम्पल लिख लो, एक लिख लो ZnO प्लस कार्बन, ये रिएक्शन है, ये हो जाएगी Zn+C। तो इसमें आप देखो दोनों अभिक्रिया साथ साथ हो रही हैं। इसमें ये जो तत्व हैं इसमें से तो देखो आगे जब ये जा रहा है तो ऑक्सीजन हट रही है इससे, तो यहाँ इससे तो ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, यानी इस ZnO का क्या हो रहा है, ZnO का हो रहा है अपचयन, ये अपसेट हो रहा है। अपचयन अभी बताया, अपचयन यानी अपसेट, ये ZnO तो हो रहा है अपसेट। अपसेट क्यों हो रहा है, क्योंकि इससे ऑक्सीजन निकल गई, क्योंकि अभी इसके पास ऑक्सीजन है, आगे जब उत्पाद बना तो इससे ऑक्सीजन तो निकल गई, यानी ऑक्सीजन अभी इससे निकली तो ये हो गया अपसेट, यानी इसका हो गया अपचयन। लेकिन ये जो कार्बन है, कार्बन के पास अभी देखो ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन अब आगे जब इसका उत्पाद बन रहा है देखो ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गई, तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ी तो ये प्रक्रिया हो गई उपचयन, ये हो गई उपचयन। यानी अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ चल रही हैं एक ही समय में, इसीलिए ये जो रिएक्शन है वो किसका उदाहरण है, ये अभिक्रिया, ये रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, क्योंकि इसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ हो रहे हैं। एक बार फिर से आप क्लियर कर दूं, अपचयन मतलब ऑक्सीजन का निकलना और उपचयन यानी ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है। और भी इसके एग्जाम्पल हैं, हमने पहले सवाल में पढ़े थे, रेडॉक्स अभिक्रियाएं पढ़ी थी, 3-4 अभिक्रियाएं आई थी, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 7वां, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म करने पर होने वाली अभिक्रिया। तो 7वें प्रश्न का उत्तर आप लिखो, फेरस सल्फेट को क्या करना, अपने को गर्म करना है। तो ये देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये FeSO4, ये फेरस सल्फेट है, इसमें अपने को देनी है इसको ऊष्मा, यानी इसको करना है गर्म। तो जब इसको अपन गर्म करेंगे तो ये क्या होगा, ये अलग अलग भागों में
टूट जाएगा। ये किस में टूटेगा, तो ये आप नोट कर लो। इसमें अभी ये जो फेरस सल्फेट है ना, ये होता है ठोस होता है, फेरस सल्फेट होता है ठोस। इसको जब अपन गर्म करेंगे तो ये टूट जाएगा फेरिक ऑक्साइड में, यानी ये टूटेगा Fe2O3, ये बनेगा, प्लस साथ में 2 गैसें निकलेगी, एक तो SO2 और एक SO3। ये SO2 गैस है, ध्यान रखना, और SO3 भी गैस है। ये हैं SO2 वाली सल्फर डाइऑक्साइड और ये है सल्फर ट्राइऑक्साइड, और ये जो उत्पाद बन रहा है ये Fe2O3, इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। ये हैं फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, ये ठोस होता है, फेरिक ऑक्साइड ये है ठोस। अब इस अभिक्रिया में आपने क्या देखा कि जब फेरस सल्फेट को, ये है फेरस सल्फेट, इसका नाम लिख लो, ये है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को जब हमने गर्म किया तो ये 3 इसमें उत्पाद बने, एक तो फेरिक ऑक्साइड बना Fe2O3 और 2 गैसें बनी SO2 और SO3 बनी। तो जब इसको गर्म करते हैं तो ये अभिक्रिया कौन सी हुई, ये हुई, नीचे लिख लो भलाई, ये है वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि ये फेरस सल्फेट टूट गया, और वियोजन अभिक्रिया क्योंकि टूट गया, और वियोजन अभिक्रिया को कहते हैं टूटना, हिंदी में वियोजन यानी टूटना। तो ये वियोजन अभिक्रिया का प्रकार है फेरस सल्फेट वाला। अब इसमें 1-2 बात आप और भी नोट कर लो। तो इसमें आप लिख लो कि जब फेरस सल्फेट, इसका नाम है FeSO4, अगर पूरा नाम देखें तो इसमें 0.7H2O, यानी जल के भी 7 अणु इसमें होते हैं। तो इसको जब अपन को जब उष्मा दी जाती है या इसको गर्म किया जाता है, उष्मा देने पर ये क्या करेगा, अपने जो जल के 7 अणु है ना, ये जल के अणु त्याग देता है। तो उष्मा देने पर ये जल के जो अणु हैं, जल के अणु त्याग देता है, त्याग देता है, जिससे क्या होता है, ये जो क्रिस्टल है ना, ये फेरस सल्फेट वाला, ये क्रिस्टल अपना रंग चेंज कर लेता है, ये क्रिस्टल अपना रंग बदल लेता है। रंग क्यों बदल लेता है, क्योंकि ये जो फेरस सल्फेट ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है Fe2O3, यानी ये फेरिक ऑक्साइड बन जाता है, जिससे इसका कलर भी चेंज हो जाता है, क्योंकि ये जल के अणु है ना, 7 जो अणु इसमें फेरस सल्फेट अपन लिखते नहीं नॉर्मली, लेकिन इसमें 7 जल के अणु होते हैं, वो त्याग देते हैं, तो फेरिक ऑक्साइड बनता है, जिससे इस क्रिस्टल का रंग चेंज हो जाता है। तो ये अभिक्रिया है वियोजन की। अब ये उत्तर इसका इतना ही होगा, लेकिन आगे इसमें थोड़ा सा आप और लिख लो वियोजन अभिक्रिया के बारे में, साथ में परिभाषा। तो आप लिख लो, जब अपन परिभाषा लिख रहे हैं, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, अगर प्रश्न आ जाए कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वियोजन का मतलब टूटना, एक यौगिक टूट कर अलग अलग उत्पाद देता है, वही। तो इसमें आप लिख लो, जब एकल अभिकर्मक, एकल यानी अकेला, अभिकर्मक यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ, जब एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, तो उत्पाद प्रदान करता है, यह है अभिक्रिया। आगे आप लिख लेना, यह अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल हमने अभी पढ़ा कि फेरस सल्फेट है, एक अकेला ही है, इसको अपन गर्म करेंगे तो 3 उत्पाद बने थे, एक तो फेरिक ऑक्साइड बना, एक SO2 गैस बनी, एक SO3 गैस बनी। फिर भी एक और एग्जाम्पल आप लिखना चाहो तो वियोजन अभिक्रिया का एक और एग्जाम्पल आप लिख लो CaCO3। इस पदार्थ को जब अपन उष्मा देंगे, यानी इसको अपन गर्म करेंगे, इसको जब अपन गर्म करेंगे तो ये किस में चेंज होगा, ये हो जाएगा CaO + CO2। ये CO3 जो है ना, अभी ये ठोस अवस्था में,
ये ठोस है, इसका नाम लिख लो आप, ये लिखना चाहो तो ये होता है चूना पत्थर, CaCO3 चूना पत्थर होता है। और ये संगमरमर का भी रासायनिक नाम भी यही होता है, संगमरमर। संगमरमर यानी मार्बल होता है ना, उसका भी यही होता है CaCO3। इस जब पत्थर को अपन उसमें देंगे तो ये CaO बन जाता है। CaO ये भी ठोस होता है, इसका नाम लिख लो, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। CaO होता है बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। अपन कली वगैरह करते हैं ना घरों में, तो उसमें ये बुझा हुआ चूना लेते हैं, फिर उसमें अपन जल मिलाते हैं, वो रिएक्शन भी आगे आएगी तो उसको आगे समझेंगे। अभी इसका आप नाम लिख लो, CaO होता है बुझा हुआ चूना। और CO2 ये होती है गैस, CO2 गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। CaO ये ठोस अवस्था में होता है। तो ये है किस अभिक्रिया के एग्जाम्पल हैं, ये है वियोजन अभिक्रिया। क्यों है, क्योंकि ये CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, इसका अगर नाम लिखना चाहो तो ये है कैल्शियम कार्बोनेट, ये है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। यानी कैल्शियम कार्बोनेट को अगर अपन उष्मा देंगे तो वह किस किस में टूटता है, तो वह बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड यानी बुझा हुआ चूना और CO2 गैस में। तो इसमें प्रश्न कोई ये जरूरी नहीं कि आपको पूछे कि फेरस सल्फेट को गर्म करना तो क्या क्या बनेगा। प्रश्न आ सकता है कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करना है तो क्या क्या बनता है, तो आपको ये अभिक्रिया लिख देनी है। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो एक तो ये बनता है बुझा हुआ चूना CaO, और एक बन जाती है CO2 गैस। ये अभिक्रिया कौन सी है, तो एक बार फिर से नाम लिख लो, ये अभिक्रिया होती है वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया होती है। अब अपन देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जल के विद्युत अपघटन से इलेक्ट्रोडों पर कौन सी गैस मुक्त होती है, चित्र बनाइए। जल के विद्युत अपघटन से इलेक्ट्रोडों पर कौन सी गैस मुक्त होती है, केवल चित्र बनाना है। अगर आ जाए पूरी प्रक्रिया लिखो तो अपने को बताना है कि चित्र में हमने क्या लिया, कैसे कैसे लगाया, फिर किसको जोड़ा, इसमें केवल लिखना है, अपने को चित्र बनाना है। तो अपन चित्र बनाते हैं, चलो तो आप चित्र बना लो मेरे साथ साथ। जल का क्या करना है पहले तो लिख लो, पर चित्र बना किसका रहे हैं, अपन चित्र बना रहे हैं जल का विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन। यानी हमें जल में क्या करना है, विद्युत यानी करंट को प्रवाहित करना है, फिर देखना है कि इसमें क्या क्या होता है, कौन सी गैस इसमें बनती है, जो जो गैस बनती है उसका भी नाम लिखना है और चित्र बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लेते हैं एक पानी का जग ले लो, ये मान लो कोई जग है। अब इसमें अपने को दोनों जो बैटरी के सिरे होते हैं ना, कैथोड और एनोड प्लस माइनस, वो इसमें जोड़ने। तो नीचे यहाँ कोई रबड़ की अपन डाट लगा लेंगे और यहाँ से अपन जोड़ेंगे नीचे। तो यहाँ से अपन दो सिरे लगाएंगे, एक तो ये इलेक्ट्रोड हो गया, इलेक्ट्रोड मतलब कार्बन जो छड़ होती हैं, एक प्लस होती है एक माइनस होती है, तो ऐसे ये दो छड़े लगा लो, ठीक है। अब इनके इसमें मतलब बर्तन में इतना पानी होना चाहिए कि ये जो दोनों इलेक्ट्रोड है ना प्लस माइनस वाले, ये जो भी हम नीचे से जोड़े, ये पूरे पूरे इसमें पानी में डूबे हुए होने चाहिए। अब आपको क्या करना है, इनके ऊपर पूरी भरी हुई परख नली है वो इसमें इस पे ऊपर उल्टी रख देनी, दोनों के ऊपर। और चित्र में थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये जो परख नली है इसमें इतनी ऊपर जगह छोड़नी है और इसमें थोड़ी सी ज़्यादा जगह छोड़नी इस परख नली में। मतलब इतना इसमें पानी जो परख नली है, मैं इसको नाम दे देता हूँ ए, ये परख नली हो गई बी। ए परख नली में पानी कम बार विस्थापित हुआ है और बी परख नली में पानी ऊपर देखो आप ये ज़्यादा विस्थापित हुआ है, इसमें ये कम विस्थापित हुआ है। तो ये परख नली लगा दी। अब उसके बाद अपने को ये जो इलेक्ट्रोड है ना, ये दोनों सिरे नीचे वाले, इनको जोड़ना अपन बैटरियों से, ठीक है। तो ये मान लो ये तार आ गया, ये तार यहाँ पे, ये मान लो बैटरी है, ये बैटरी 6 वोल्ट की मान लो अपन बैटरी से इनको जोड़ रहे हैं, ठीक है। 6 वोल्ट की बैटरी, ये बीच में स्विच आ गया,
ये बैटरी से इसको जोड़ दो। ये सिरा है प्लस वाला, ये है माइनस। प्लस को अपन कहते हैं एनोड, प्लस वाले का नाम लिख दो एनोड, और ये माइनस वाला है कैथोड। तो साथ साथ आप ही बना लो चित्र, कैथोड और ये एनोड। जब अपन इसमें करंट प्रवाहित करेंगे तो ध्यान रखना, ये जो अधिक पानी विस्थापित कर रहा है ना परख नली, इसके ऊपर में यहाँ एक गैस इकट्ठी हो जाती है और उस गैस का नाम आप लिख लो, ये गैस होती है H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे तो होती है हाइड्रोजन गैस। यानी पानी में करंट प्रवाहित करेंगे, जल में जब विद्युत अपघटन करेंगे तो एक तो हमें परख नली बी में मिल जाएगी हाइड्रोजन गैस यानी H2, और परख नली ए जहाँ कम पानी विस्थापित हो रहा है वो है वहाँ पे ऑक्सीजन गैस। तो इसका नाम आप लिख लो ऑक्सीजन गैस, ये लिख लो ऑक्सीजन गैस यानी O2। अब ये जो चित्र है बस इतना ही है। अब सारी चीज़ें उनका नाम लिख लो। तो ये तो था हमारा, क्या था, जग, ये जग जिसमें पानी था। ये थी हमारी परख नली, परख नली ए और बी दो थी परख नली। और ये जो थे ये हैं हमारे इलेक्ट्रोड, यानी ये ग्रेफाइट की जो रोड है वो लिख दो बोले, इनका नाम होता है ग्रेफाइट रोड या कार्बन इलेक्ट्रोड, कार्बन इलेक्ट्रोड। इनके माध्यम से हमने विद्युत धारा प्रवाहित की और इन इलेक्ट्रोडों को जोड़ा। तो यहाँ पे ये जो गुटके लगे थे ना ये, ताकि पानी बाहर नहीं निकले, तो इनका नाम आप लिख दो रबड़ के डॉट हैं। ये रबड़ के डॉट लगाए ताकि पानी जग के नीचे से बाहर नहीं आए। और ये 6 वोल्ट की बैटरी है। और इसके अलावा क्या नाम लिखना है, और इसमें बस एक चीज़ और लिख दो, इसमें अपन ये पानी है ना, इसके अंदर छोटी छोटी ये जो बूंदें दिख रही है ना, ये अपने को थोड़ा सा इसमें डालना है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तो आप इसमें थोड़ा सा डाल दो ये। तो इनका नाम लिख दो, हमने जल में डाला था तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 अम्ल। तो यह तनु H2SO4 अम्ल की कुछ बूंदें इसमें डालें। तो ये है जल का विद्युत अपघटन। परीक्षा में सवाल आ जाए जल के विद्युत अपघटन का वर्णन करो, तो आपको ऐसा चित्र बनाना है। फिर आपको लिखना है, हमने एक जग लिया जिसमें नीचे 2 रबर डॉट लगा के 2 ग्रेफाइट रोड या कार्बन इलेक्ट्रोड जोड़े। फिर हमने उसमें ये जो छड़ है ना इलेक्ट्रोड, इनमें इतना पानी डाला कि ये इलेक्ट्रोड डूब जाए। फिर इन दोनों इलेक्ट्रोडों के ऊपर 2 हमने परख नली रख दी उल्टी, और इस जल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाल दी। फिर हमने देखा कि परख नली ए में कम पानी विस्थापित हुआ है, उसके ऊपर तो ऑक्सीजन गैस इकट्ठी हुई है, और परख नली बी में ज़्यादा पानी विस्थापित हो रहा है, वहाँ जो गैस है वो है H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस। तो वर्णन आए तो वर्णन भी कर देना, और ये चित्र इस तरह से आप बना लेना, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, श्वेत रंग का पदार्थ है, श्वेत रंग यानी सफ़ेद कोई पदार्थ है और उसका नाम है X। वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में धूसर रंग का पदार्थ वाई में बदल जाता है, यानी जब उसको सूर्य के प्रकाश में रखा जाएगा तो वाई में बदल जाता है और Cl2 गैस मुक्त होती है, क्लोरीन गैस निकलती है। तो आपको X और Y को पहचानना है, और यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, इसका नाम भी लिखना है। तो चलो, सवाल ये है कि एक सफ़ेद रंग का पदार्थ है, तो प्रश्न ये था कि एक सफ़ेद रंग का पदार्थ है, तो उसका आप नाम लिख लो। वो है, एक रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं, AgCl। इसको रखना है अपने को सीधे सूर्य के प्रकाश में। तो ये है सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश में रखें तो ये बनेगा, एक तो Ag यानी चांदी, और Cl2 गैस इसमें से मुक्त होगी, यानी ये है गैस क्लोरीन, और ये है चांदी, चांदी ठोस होती है, और इसका जो रंग हो जाता है ये हो जाता है धूसर। तो प्रश्न यही था कि ये श्वेत रंग का है, इसका नाम आप लिख लो AgCl। इसको कहते हैं सिल्वर क्लोराइड। ये हैं सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड ये है सफ़ेद रंग का।
जब इसको सफ़ेद रंग के इस पदार्थ को सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो ये धूसर रंग के पदार्थ में बदल जाता है, यानी ये बन जाती है Ag यानी चांदी, यानी इसको कहते हैं अर्जेंटम। अर्जेंटम यानी ये चांदी का ही नाम है अर्जेंटम। यहाँ से अर्जेंटम से इसका संकेत बना है Ag, तो Ag है चांदी। ये इसकी रिएक्शन है, तो ये आप नोट कर लो AgCl। अब इसको संतुलित करना, थोड़ा संतुलित कर दो। देखो यहाँ क्लोरीन के 2 अणु हैं और इस तरफ पे क्लोरीन का 1, तो यहाँ 2 लगा दो, क्लोरीन 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ Ag भी 2 हो गई चांदी, लेकिन चांदी का यहाँ 1 है तो अणु यहाँ लगा दो आप आगे 2, तो ये समीकरण भी संतुलित हो गया। और इसमें लिखना है कि पदार्थ X कौन सा है, पदार्थ Y का नाम लिखना है। तो पदार्थ X ये है AgCl, आगे लिखना चाहो तो लिख दो, ये है सिल्वर क्लोराइड। और इससे Y बन रहा है धूसर रंग का, तो धूसर रंग का Y है Ag, ये है Ag यानी सिल्वर। तो ये है उत्तर X और Y दोनों पदार्थ। चलो अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न है, ये कोई रिएक्शन है, ये X कोई गैस, सूर्य का प्रकाश Ag और Y, इस अभिक्रिया में X का प्रकाश ही अपघटन होता है, यानी प्रकाश में जब इसको रखेंगे तो अपघटन हो जाता है। अभिक्रिया का प्रयोग जो उपयोग है वो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी, श्याम श्वेत मतलब श्याम यानी काला यानी ब्लैक, श्वेत यानी सफ़ेद यानी वाइट। तो जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती है उसमें इस रिएक्शन का प्रयोग होता है। तो अपने को बताना वो कौन सी रिएक्शन है जिसमें देखो यहाँ पे तो ये है Ag यानी चांदी, यहाँ पे कौन सा पदार्थ है बताना है, यहाँ कौन सी जो दूसरी नई उत्पाद बन रही है वो बताना है, यानी X और Y बताना है। तो इसकी कौन सी रिएक्शन है वो आप नोट कर लो। और इसका यूज़ कहाँ होता है, इसका यूज़ होता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। तो इसकी रिएक्शन आप नोट कर लो, ये रिएक्शन लिखो आप Ag तो बन रहा है उधर, तो इस तरफ ये होता है एक AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड इसका नाम होता है। इसको जब अपन सूर्य के प्रकाश में रखेंगे, सूर्य के प्रकाश में जब इसको अपन रखेंगे तो ये बन जाता है एक तो Ag यानी चांदी, और इसमें से एक गैस निकलती है, ये Br2 बन जाता है। तो अब इसको संतुलित कर लो थोड़ा, ये Br2 है, यहाँ Br1 ही है, यहाँ 2 लगा दो तो चांदी के भी 2, इधर भी लगा दो 2। अब आप इसका नाम लिख लो, ये होता है सिल्वर ब्रोमाइड, ये है सिल्वर ब्रोमाइड, और ये है सिल्वर। तो इसमें प्रश्न यही था कि X कौन है और Y कौन है, तो ये तो आपको लिख देना, ये तो है X, यहाँ X बराबर है AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, और Y कौन है तो ये हो गया Y। तो Y में Y क्या बनेगा, ये Br2। और ये ध्यान रखना ये वेरी मोस्ट इक्वेशन समीकरण है, क्योंकि इसका यूज़ कहाँ होता है, इसका यूज़ होता है श्याम श्वेत फोटोग्राफी, हिंदी में श्याम श्वेत फोटोग्राफी, इंग्लिश में इसको कहेंगे ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इस रिएक्शन का प्रयोग होता है। तो ये प्रश्न भी आप महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। इसमें थोड़ी सी 1-2 बात आप और भी लिख लो। इसमें अपन ये जो पदार्थ है ना X, इसको सूर्य का प्रकाश दे रहे हैं, यानी इसको ऊर्जा दे रहे हैं या उष्मा दे रहे हैं, और इसको तोड़ा जा रहा है 2 यौगिकों में तोड़ा जा रहा है, यानी ये एक तरह से वियोजन अभिक्रिया है। इसमें यहाँ लिख लो नीचे अलग से, और लिखना चाहो तो वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया में क्या करते हैं, वियोजन अभिक्रिया में हम उष्मा या ऊर्जा देकर तोड़ते हैं, ऊर्जा देकर पदार्थों को तोड़ा जाता है। तो इसको जब अपन ऊर्जा देंगे तो ये ऊर्जा क्या करेगा, सोख लेगा और टूट जाएगा। यानी ये जो वियोजन अभिक्रिया होती है ना, ये उष्मा शोषी अभिक्रिया भी होती हैं। तो ये उष्मा शोषी अभिक्रिया होती हैं। कौन सी, वियोजन अभिक्रिया। उष्मा शोषी यानी उष्मा का सोख लेता है, यानी ये उष्मा सोखेगा तभी ये टूट के 2-3 उत्पादों में बदल जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो अभिक्रिया है किसी एक
एकल अभिकर्मक को जब अपन ऊर्जा या ऊष्मा देंगे तो वो टूट के 2-3 यौगिक या उत्पाद बना लेगा, वो वियोजन अभिक्रिया है। और वियोजन अभिक्रियाएं कैसी होती हैं? ऊष्मा शोषी होती हैं, क्योंकि उसको अपन ऊष्मा देंगे तभी वह 2 या 3 उत्पादों में टूटेगा। तो ये चीज़ भी आप साथ में नोट कर लेना है। अब अपन देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है 12वां। प्रश्न है, एक यौगिक X और एल्यूमिनियम का उपयोग रेल की पटरियों की दरारों को जोड़ने में किया जाता है, तो वो X क्या है जिसको एल्यूमिनियम के साथ जोड़ते हैं, और वो अभिक्रिया कौन सी हैं, और उस रासायनिक समीकरण को भी लिखना है जिसका यूज़ किया जाता है रेल की पटरियों की जो दरार होती है वो ठीक करने में। तो इसमें आप नोट कर लो। अब अपन लिखेंगे कि कौन सा यौगिक होता है जिसको अपन जोड़ते हैं एल्यूमिनियम के साथ और उसका यूज़ करते हैं रेल की पटरियों की दरार ठीक करने में, रेल की पटरियाँ ठीक करने में, रेल की पटरियाँ ठीक करने में कौन सा यौगिक है। तो इसमें आप, तो इसमें देखो, इसमें यहाँ जो भाग ले रहा है उत्पाद वो होता है अभिक्रिया में अभिकारक FeO। FeO यानी इसका नाम है फेरस ऑक्साइड। तो अपन कहाँ में लेते हैं, एक तो फेरस ऑक्साइड और इसमें एल्यूमिनियम को जोड़ते हैं तो उत्पाद बनते हैं Al2O3 प्लस Fe और साथ में 880 किलो जूल ऊष्मा मुक्त होती है। इतनी ऊष्मा मुक्त होती है। तो ऊष्मा मुक्त होती है तो ये अभिक्रिया तो होगी कौन सी, ये अभिक्रिया हुई ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, यानी ये ऊष्मा निकलती है इस अभिक्रिया जब करवाते हैं, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। और इस अभिक्रिया में जो उत्पाद बन रहा है उसका प्रयोग किया जाता है रेल की पटरियाँ ठीक करने में, यानी ये आपको याद रखना है किसका प्रयोग करते हैं। तो X हो गया इसमें फेरस ऑक्साइड यानी FeO का। अब इसको संतुलित करना तो आप देख लो, यहाँ एल्यूमिनियम के 2 अणु हैं, इधर 1 है तो इधर लगा दो 2। ऑक्सीजन के यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 ही है तो यहाँ पे लगा दो 3। अब यहाँ पे 3 लगाते ही इस Fe लोहे के 3 अणु हो गए, इधर 1 ही है तो इधर भी लगा दो 3। तो ये अभिक्रिया संतुलित हो गई। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको याद रखना है, रेल की पटरियों में काम लेते हैं। तो एल्यूमिनियम के साथ अपन क्या जोड़ते हैं, एल्यूमिनियम और फेरस ऑक्साइड FeO, एल्यूमिनियम और फेरस ऑक्साइड। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न है, जब किसी परख नली लेड नाइट्रेट का विलयन लेकर उसमें पोटेशियम आयोडाइड का विलयन मिलाते हैं तो कोई अवक्षेप बनता है, उस अवक्षेपित यौगिक का नाम लिखना है और इस अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। यानी परख नली में अपने को लेना है लेड नाइट्रेट और उसमें पोटेशियम आयोडाइड का विलयन मिलाते हैं तो कोई अवक्षेप बनता है, यानी ये सब बिना विलय या घुलने वाला पदार्थ बनता है, तो उसका नाम लिखना है और ये रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है। तो इसको आप नोट कर लो। 13वां प्रश्न, तो इसमें आप लिखो लेड नाइट्रेट यानी PbNO32। इसको जब अपन ऊष्मा देंगे और साथ में अपने को मिलाना है पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। तो इसमें जो जो उत्पाद बनेंगे, एक तो बनेगा लेड ऑक्साइड PbO प्लस इसमें से एक गैस निर्मित होगी वो NO2, क्योंकि देखो NO3 है, यहाँ से एक NO2 गैस बनेगी प्लस एक और गैस बनेगी वो है O2 यानी ऑक्सीजन। तो ये जो PbNO32 यानी लेड नाइट्रेट है ये होता है ठोस। तो लिख लो ये है ठोस, इसका नाम लिख लो लेड नाइट्रेट। ये है लेड नाइट्रेट, ये होता है ठोस। और ये है जो बन रहा है पदार्थ, इसका नाम लिख लो लेड ऑक्साइड। ये है लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड ये भी होता है ठोस। ये NO2 ये होती है गैस और O2 भी है गैस। ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ये O2 है ऑक्सीजन। तो ये तो गैस है। तो इसमें प्रश्न पूछा था कि लेड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड जब मिलाते हैं तो कौन सा अवक्षेप बनता है। तो अवक्षेप यानी नहीं घुलने वाला पदार्थ, वो तो ठोस होता है।
तो ऑब्वियस सी बात है इसमें अवक्षेप होगा ये PbO। तो इस अभिक्रिया में जो अवक्षेप बनता है वो है लेड ऑक्साइड PbO। और ये जो अभिक्रिया है इसमें आपको ये याद रखना है NO2 गैस बन रही है, O2 गैस बन रही है, और ये है इस तरफ जो भाग लेने वाला पदार्थ है वो है लेड नाइट्रेट। तो इसमें अवक्षेपित यौगिक उत्तर हो जाएगा आपका लेड ऑक्साइड। ये है अवक्षेपित यौगिक। ठीक है, अब अपन देखते हैं अगला प्रश्न। चौदह प्रश्न है, बिना बुझा हुआ चूना, ये बिना बुझा हुआ चूना जल से अभिक्रिया कर कोई विलयन X बनाता है। तो इस विलयन का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है। तब ये वायु से धीमी अभिक्रिया कर Y यौगिक बनाता है, जिससे दीवारों पर चमक आ जाती है। तो X और Y को पहचानना है। तो बिना बुझा हुआ चूना यानी अभी हमने पढ़ा था CaO, ये कोई विलयन है, इसमें अपने को जोड़ना है जल और दीवारों पर सफेदी के लिए काम लिया जाता है। तो एक नया यौगिक बनता है Y, और इस Y की वजह से दीवारों पर चमक आती है। तो ये अपने को पहचानना है X कौन है, Y कौन है, और ये रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है, और ये किस प्रकार की अभिक्रिया है ये भी लिखना है। तो इसको करते हैं अपन 14 प्रश्न को। 14 प्रश्न, सबसे पहले तो अपन अभिक्रिया लिखते हैं कि चूना जो था कौन सा, क्या नाम था, CaO। तो इसमें लिखो CaO, ये है बिना बुझा चूना। अभी शायद पीछे मैंने इसका नाम बुझा हुआ चूना बता दिया, तो वो नहीं, इसका नाम है बिना बुझा चूना, बिना बुझा हुआ चूना। इसमें जब अपन जल मिलाएंगे तो आपको बताना कि कौन सा यौगिक बनेगा। तो इसमें जब अपन जल मिलाएंगे तो ये बनेगा CaOH2, ये CaOH2 बनेगा, CaOH2। ये जो CaOH2 बनेगा इसका नाम होता है, इसका नाम आप लिखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम लिखो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूरी आप रिएक्शन नोट कर लो। इसमें 2-3 समीकरण बनेंगे। ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी ये हमारा पहला उत्तर आ गया कि X यौगिक कौन है, तो वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी प्रश्न ये था कि बिना बुझा हुआ जो चूना है ना CaO, उसमें जब आप जल मिलाओगे, H2O होता है जल, जब आप जल मिलाओगे तो एक यौगिक X बनता है। तो ये हमारा यौगिक X बना CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। तो हम देखते हैं घरों में जब अपन कली करते हैं तो चूने के पत्थर लाते हैं। शुरुआत में जो पत्थर आते हैं ना वो उसको कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। उसमें जब अपन पानी डालते हैं तो हम देखते हैं बहुत ही गर्म उसमें से गैस निकलती है, गर्म गैस निकलती है। उसमें जब वो बिना बुझा चूना पानी के साथ क्रिया करता है तो वह बुझा हुआ चूना होता है, वो बुझ जाता है, मतलब उसमें सारी गर्मी उसकी निकल जाती है, वो होता है बुझा हुआ चूना, वो होता है ये CaOH2। अब ये हमारी होगी कली। अब ये कली को जब अपन दीवारों पर करेंगे तो उसके बाद दीवारों पे चमक कब आती हैं वो आपको बताना, वो कौन सा यौगिक बनता है जो दीवारों को चमकाता है। तो उसकी भी रिएक्शन अपन आगे लिख लेते हैं। आगे लिख लो एक और रिएक्शन कि ये है जो है ना CaOH2 यानी ये है अपना बुझा हुआ चूना, ये बुझा हुआ चूना है। बुझा हुआ क्यों है, क्योंकि अब इसमें पानी मिक्स है, पानी हमने मिला दिया। CaO होता है ना बिना बुझा चूना, उसमें पानी डाला तो ये हो गया बुझा हुआ चूना CaOH2। जब इसको अपन दीवारों पर कर लेते तो क्या होता है, आसपास वातावरण में CO2 गैस होती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब इसे रिएक्शन करती हैं तब क्या बनता है, तब आप देखना एक बनता है इससे CaCO3 बनता है प्लस H2O यानी जल बनता है। तो आप देखते हैं कि जब आप कली करते हैं घरों में तो एक दिन बाद, अगले दिन या 2-3 दिन बाद उस दीवार पे एक चमकीली परत जम जाती है और थोड़ा बहुत पानी की बूंदें ओस की बूंदों की तरह भी दीवार पे दिखाई देते हैं। तो वो होता है पानी।
और वो जो चमकीला पदार्थ जो बनता है वो होता है ये CaCO3। CaCO3 यानी इसका आप नाम लिख लो, ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसका आप नाम लिख लो, ये है कैल्शियम कार्बोनेट। और ये संगमरमर का भी सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये संगमरमर का भी सूत्र यही होता है CaCO3। तो ये पूरी हमने अभिक्रिया समझ ली कि चूना पत्थर पहले हम लाते हैं वो है CaO, फिर उसमें हम जल मिलाते हैं तो हमें मिलता है बुझा हुआ चूना, ये CaOS2। फिर CaOS2 यानी कली है एक तरह से, हम दीवारों पे जब करते हैं तो 2 या 3 दिन बाद CO2 के साथ ये रिएक्शन करके CaCO3 बनाता है और थोड़ा सा जल भी इसमें निकलता है। तो CaCO3 ये है कैल्शियम कार्बोनेट। और यही हमारा उत्तर है। इसमें पूछा था ना कि वायु पदार्थ कौन है जिसकी वजह से दीवारों पे सफ़ेदी या चमक आती है, तो वो पदार्थ है ये CaCO3। तो यहाँ हमारा X तो हो गया CaOS2 और Y हो गया CaCO3। अब ये अभिक्रिया कौन सी हैं, तो इसमें आप देखो, ये जैसे मान लो 2 पदार्थ है, ये मिलके एक पदार्थ बनाया, और ऊपर भी देख लो CaO और H2O, ये 2 मिलके एक पदार्थ बनाया, कौन सा CaOS2। ये उत्तर तो हो गया, XY आ गया। फिर यहाँ एक परिभाषा निकल के आती है कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा भी लिख लो। उत्तर वैसे यहाँ तक ही हो गया पूरा। अब आप एक परिभाषा नहीं बन रही है वो लिख लो, संयोजन अभिक्रिया। वैसे हम पढ़ चुके हैं पीछे उदाहरण वाले में। संयोजन अभिक्रिया में आप लिखो 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अभिकारक यानी जो अभिक्रिया हम भाग लेते हैं, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद यानी एक उत्पाद बनाते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, वह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती हैं। वह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती हैं। संयोजन यानी जुड़ना, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा अभिकारक जुड़ते हैं और एक उत्पाद इसमें बनाते हैं, वो है संयोजन अभिक्रिया। अब हम वापस से एक बार फिर से इस अभिक्रिया को समझ लेते हैं। इस घरों में जो कली वगैरह करते हैं ना, वैसे उत्तर हो गया, फिर भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि CaO ये होता है बिना बुझा चूना। अभी ये बुझा हुआ नहीं है, इसको बुझाने के लिए अपन इसमें मिला दो पानी। जैसे इसमें पानी मिलाएंगे ये बन जाएगा CaOH2, यानी ये जो हमारा उत्पाद बन रहा है अब ये है बुझा हुआ चूना बुझ गया। क्यों बुझा? क्योंकि हमने इसमें डाल दिया पानी। इसका नाम अगर लिखना चाहो तो ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है बुझा हुआ चूना। कैसे मिला हमें? ये हमें मिला बिना बुझा हुआ जो चूना था उसमें हमने मिलाया पानी। अब ये जो बुझा हुआ चूना है ये क्या है? ये हो गई कली हमारी। ये कली जब अपन दीवारों पे करेंगे, ये कली हमने कर दी दीवारों पर, 2-3 दिनों में क्या होता है, इसमें CO2 गैस जुड़ती है। CO2 वायुमंडल में होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें जुड़ेगी तो एक नया पदार्थ बनेगा CaCO3। वेरी मोस्ट, ये जो नया पदार्थ है इसकी वजह से ही दीवारों पे चमक दिखाई देती है 2 या 3 दिन बाद। प्लस इसमें थोड़ा सा पानी भी निकलता है, जल की कुछ बूंदें, ठीक है। तो इसमें CaCO3 का नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसका नाम आप लिख लो, ये है कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि CO3 को कार्बोनेट ही बोला जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। या ये संगमरमर का भी सूत्र होता है, संगमरमर। तो ये जो पदार्थ है ना CaCO3, इसकी वजह से दीवारों पे चमक आती है, ठीक है। अब CaCO3 ये हमारा था Y वाला यौगिक। ये है बिना बुझा हुआ चूना CaO, और बुझा हुआ चूना CaOH2। इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि OH2 को हाइड्रोक्साइड ही बोला जाता है, ठीक है। तो अब अपन एक बार फिर से एक देख लेते हैं कि बिना बुझा हुआ चूना होता है CaO। जब इसमें पानी मिला देते हैं तो ये बुझ जाता है, तब इसका सूत्र बन जाता है CaOH2।
इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये होता है बुझा हुआ चूना, यानी ये होती है हमारी कड़ी। जब इसको दीवारों पे करते हैं तो इसमें गैस मिल जाती है CO2, तब एक नया पदार्थ बनता है CaCO3। इसी की वजह से दीवारों पे चमक आती है। ये है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस थोड़ा जल भी बनता है। ठीक है, तो ये हमारा 14वां प्रश्न था। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला 15वां प्रश्न है, संक्षारण किसे कहते हैं। ठीक है, संक्षारण किसे कहते हैं। तो 15वें प्रश्न का उत्तर लिखो। संक्षारण, संक्षारण इसमें लिखो आप, जब कोई धातु है ना जो अपने वायुमंडल में आसपास की जैसे आर्द्रता, नमी है या अम्लता से संपर्क में आके संक्षारित हो जाती है, यह प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। तो लिख लो, कोई धातु आसपास की आर्द्रता या नमी या अम्लता से संपर्क में आकर संक्षारित हो जाती हैं। संक्षारित हो जाती हैं। अभी इसके अपन एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। और ये जो संक्षारित हो जाती है, जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया कहलाती है संक्षारण। यह प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। ठीक है, जैसे अपन देखते हैं तो लोहा है, तो लोहा जब वायुमंडल में खुला रहता है तो उस पे क्या होती है, उस पे लालिमा युक्त, लोहे पे लालिमा युक्त भूरी परत जम जाती है, जिसको अपन कहते हैं जंग। लोहे पे जंग लगता है तो वो लोहे का संक्षारण होता है, उसमें लालिमा युक्त भूरी परत चढ़ जाती है। अब जैसे मान लो चांदी है, चांदी को अपन वायु में सीधा हवा में खुला रखेंगे तो लंबे समय बाद अपन देखते हैं कि चांदी के ऊपर काली काली सी परत जम जाती है, वो है चांदी का संक्षारण। इसी प्रकार अगर तांबे के हमारे घरों में बर्तन आपने देखा होगा तो तांबे के बर्तनों पर हरी परत जम जाती है लंबे समय बाद, तो वो हरी परत वो होता है तांबे का संक्षारण। यानी वो तांबा जो है वायु में जो भी नमी है, आर्द्रता है या अम्लता जो भी है उससे संपर्क में आके उसका संक्षारण हो जाता है, तो ये हो गया संक्षारण। अगला प्रश्न देखते हैं अपन। 16वां प्रश्न, नीचे दी गई अभिक्रिया में किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है, ये अपने को बताना है। तो ये अपन यही नोट कर लेते हैं, आप लिख लेना यहीं से ही, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। तो ऑक्सीकरण यानी उपचयन यानी ऑक्सीजन का जुड़ना, और अपचयन कब होता है, अप यानी अपसेट कब होता है आदमी, जब ऑक्सीजन कम पड़ जाती है, ऑक्सीजन की ह्रास होती है या कमी होती है। अब देखो इसमें PbO और C, PbO आगे चल के क्या हुआ, PbO यानी इससे ऑक्सीजन निकली, तो इससे ऑक्सीजन निकली यानी इसका तो हुआ अपचयन, तो इसका हो गया अपचयन। और इस कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ी तो इसका हो गया उपचयन। ठीक है, तो आपको यहाँ लिखना है कि PbO का तो अपचयन हो रहा है और इस C का हो रहा है उपचयन। अगले प्रश्न में देखो CuO से देखो ऑक्सीजन निकल रही है, तो आपको लिखना है CuO का तो हो रहा है अपचयन और H2 का हो रहा है उपचयन हो रहा है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है। ZNO में देखो ZNO से ऑक्सीजन निकल रही है ना, ऑक्सीजन यहाँ से हट गई, तो ZNO का तो हो गया अपचयन और इस C का हो गया उपचयन क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ गई। आगे MnO2 में देखो, MnO2 में O2 निकल रही है Mn से, है ना, तो ऑक्सीजन निकल रही है, यानी आपको लिखना कि MnO2 का क्या हो रहा है, MnO2 का हो रहा है अपचयन। और HCl में क्या हो रहा है, यहाँ देखो ये ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो HCl का आप लिख दो, इसका हो रहा है उपचयन। जहाँ ऑक्सीजन जुड़ रही है वहाँ होगा उपचयन, जहाँ ऑक्सीजन निकल रही है, माइनस हो रही है, ह्रास हो रही है, वहाँ होगा अपचयन। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर है। अब अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न, निम्न समीकरणों में X, Y और Z को पहचानना है। तो ये है लास्ट Cu प्लस CO2 कॉपर है। कॉपर में अगर अपन कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाएंगे
नमी रहेगी तांबे में। तांबे में CO2 गैस मिलेगी तो एक हरे रंग का पदार्थ बनता है। वो हरे रंग का पदार्थ क्या है, तो वो लिख लो, वो होता है CuCO3। वो पदार्थ लिख लो, CuCO3 होता है, CuCO3। और इसका नाम होता है कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट CuCO3। दूसरा है Ag। Ag के साथ ये हो गया Ag2S। इसमें क्या जोड़ना है, तो Ag के साथ यहाँ वाई पदार्थ कौन है, तो वो है S यानी सल्फर। Ag के साथ सल्फर मिला तो ये हो गया Ag2S, यानी Ag के साथ सल्फर मिला तो ये बन गया Ag2S। समीकरण को संतुलित करना तो यहाँ Ag2 है तो यहाँ लगा दो 2, बस संतुलित हो गया। और तीसरा है FeSO4। ये है फेरस सल्फेट। हमने पढ़ा था ना अभी, फेरस सल्फेट को जब अपन उष्मा देंगे यानी गर्म करेंगे तो वो टूट जाएगा। किस किस में टूटेगा, ये हमने लिखा था, इसका नाम लिखा था फेरिक ऑक्साइड। ये हमने पढ़ा था फेरिक ऑक्साइड। प्रश्न पढ़ा था ना, ये जो पदार्थ है ना ये धूसर रंग का हो जाता है, इसका रंग चेंज हो जाता है, मलिन हो जाता है, तो फेरिक ऑक्साइड बनता है। साथ में SO2 गैस बनी थी और साथ में एक और गैस बनी थी, वो आपको याद है, तो वो थी SO3 गैस, SO3। ये सल्फर डाइऑक्साइड है, ये Z है सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो Z कितना है, Z की जगह आएगा SO3 गैस। ठीक है, तो इसी के साथ शायद अपने पहले पार्ट के सारे प्रश्न हो गए पूरे। अब अगली क्लास में अपन देखेंगे कौन सा पार्ट लेंगे। ठीक है, दूसरा पार्ट, वैसे नंबर ये रहे पाठों के नंबर। अगला पार्ट हम लेंगे ये 9वां पार्ट। अगला पार्ट हम 9वां लेंगे, या ज़्यादा नंबर वाला जो भी पार्ट है वो अपन कवर करेंगे। ठीक है, ओके। तो ये अपनी क्लास होगी पूरी। पहला पार्ट के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सारे कंप्लीट हमने कवर कर लिए, उससे जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु भी कवर कर लिए। ओके, ठीक है स्टूडेंट, बाय।